तो उस बीच में एक मेंटोर का क्या रोल रहा आपके लाइफ में? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो आपके लिए कुछ बेहतर प्लान करे जिससे आप भी आईआईटी बॉम्बे पहुंच पाए। तुम टैग की बात कर लो तो आईआईटीएन तो तुम नहीं हो रहे हो। हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं एक नए गेस्ट को हमारे चैनल पे, और वो है अतहर आलम, जिनकी मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको। और वो उनसे एक बातचीत करेंगे हम लोग कि कैसा उनको फील हो रहा है आईआईटी बॉम्बे जाकर। और फिर हम उनसे ये भी जानेंगे कि वो क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो अभी आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अतहर आलम, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हेलो एवरीवन। मैं अतार आलम। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के। मैंने पटना से जेई की तैयारी करी थी और मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में एमईएमएस डिपार्टमेंट मेटा से हूँ। नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब इसी से आते हैं कि आपको आईआईटी बॉम्बे जाकर कैसा लग रहा है? आईआईटी बॉम्बे आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आके अच्छा ही फील हो रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। दूसरी बात कि यहाँ पे जो जो भी प्रोफेसर हैं वो काफी सपोर्टिव हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ब्रांच से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से ब्रांच से हैं या फिर आप दूसरे ब्रांच में नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं जो कोर ब्रांचेस नहीं है, अगर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कंप्यूटर में अच्छा कर पाएं, इलेक्ट्रिकल में अच्छा कर पाएं, केमिकल मैच कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस के किसी कोर्स इंस्ट्रक्टर के पास गए तो आपको कोई दिक्कत होगी। सब कोई आपको मतलब सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे आपको अच्छा करने के लिए। ओके, ग्रेट। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे शेड्यूल कैसी रहती है आपकी? आपको टाइम मिलता है कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी कॉलेज में जो फ्रेशर्स जाते हैं उनका जो नॉर्मल शेड्यूल होता है? ऐसा मतलब बहुत हेवी शेड्यूल नहीं है कि बहुत ज्यादा आदमी बिजी है किसी चीज में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। 3 दिन का जो शेड्यूल होता है, जैसे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। इसमें आपको 8:30 से क्लासेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं और 5 इवनिंग में 5 बजे तक आपको सारे क्लासेस इसके दरमियान होते हैं, मतलब मेनली। और 2 दिन मेरा जैसे शेड्यूल है तो थर्सडे और फ्राइडे को एक तरह से छुट्टी जैसा रहता है, क्योंकि एक दिन 2 क्लास है और एक दिन एक क्लास है। और सैटरडे फ्राइडे वैसे भी छुट्टी रहती है, तो शेड्यूल इतना बिजी नहीं है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर सकते हैं। हाँ, एक दिन लैब जाना पड़ता है तो उसमें 3 घंटे उधर लग जाते हैं, तो उससे वो थोड़ा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला क्लास ज्यादा लगने लगता है। फिर एक दिन ट्यूटोरियल क्लासेस लगते हैं तो इसलिए वो थोड़ा सा हैवी लगने लगता है वेडनेसडे के दिन। नहीं तो बाकी ये 3 दिन के अलावा मेरा 4 दिन का बाकी जो शेड्यूल है वो काफी मतलब नॉर्मल है, ऐसे कुछ नहीं होता है, आराम से चिल रहता है आदमी। आराम से आप स्पोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं, उधर खेल सकते हैं, फिर यहाँ दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं। दैट्स द शेड्यूल। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक। यह है कि जो अभी आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके जूनियर्स, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी अराउंड 9 महीने बचे हुए हैं जेई एडवांस के पेपर में। तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं? जो लोग, बहुत सारे लोगों का होता है कि बैकलॉग होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेंस होगा भी तो एडवांस का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन जूनियर्स से? सबसे पहली बात तो ये जो 9 महीने की बात है, ये काफी टाइम होता है। मतलब अगर मेरे जैसा सिचुएशन है, मैंने तो 4 महीने पहले शुरू की थी एक तरह से एग्जाम की तैयारी। तो 9 महीने काफी होता है प्रिपरेशन के लिए। और रही बात बैकलॉग की, तो बैकलॉग मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट के एग्जाम के टाइम तक पूरी तरह से क्लियर हो पाता है। अगर आप 2 साल 3 साल ड्रॉप ईयर में भी, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ड्रॉप ईयर से हैं, तो ऐसा नहीं है किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि मेरा पूरा का पूरा सिलेबस था। किसी का कुछ अच्छा है तो किसी का कुछ खराब है। तो इस पे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 100% सिलेबस करके जाऊं और कर जाऊं, तो मतलब नीट से थोड़ा डिफरेंट है, यही चीज डिफरेंट है कि आपको 100% सिलेबस का ये नहीं करना है कि मेरा 100% सिलेबस पर श्योरिटी हो कि मैं इतना कर लिया। मतलब जितना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बैकलॉग का उतना ये नहीं है। अगर आप 60-70% भी सिलेबस करते हैं तो हो जाता है। और मेंस और एडवांस दोनों डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि मेंस में कम आया तो एडवांस में भी कम आया, जरूरी नहीं है कि मेंस खराब गया। चाहे सिलेक्शन हो रहा है या फिर
मतलब आप रेंज में आ जा रहे हैं कि आप एडवांस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो काफी है मेरे ख्याल से। दूसरी बात के, हाँ, इसके प्रिपरेशन में आपको थोड़ा बचना होगा अदर चीजों से, जैसे मोबाइल से बच के रहिएगा, सोशल मीडिया से दूर रहें तो बेहतर है। नाइस। तो अब इसी से आते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट भी करते हैं या फिर जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक नोशन रहता है कि पूरी तरह से 100% प्रिपेयर्ड होंगे तभी आईआईटी निकल पाएगा। और आप क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि कितना प्रिपेयर्ड होना होता है आईआईटी निकालने के लिए, तो आप क्या कहेंगे वैसे लोगों से? अरे मैं वही कह रहा हूँ, पिछली साल में भी मैंने वही कहा कि पूरा 100% सिलेबस किसी का नहीं हो पाता, और जेई के लिए ये जरूरी भी नहीं है कि हम 100% सिलेबस करें। 100% सिलेबस करने का क्या मतलब है? नीट का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि हमको 600 प्लस करना है, 80% मार्क्स करना है। अगर हम 50% भी कर लें, 50% अगर हम बहुत अच्छा से कर ले रहे हैं, जिसपे मतलब कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे ट्राई कर सकता हूँ, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है कि आप जितना करें उतना बहुत अच्छा से करें। 100% सिलेबस नहीं हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता। वो ड्रॉपर, मैं बोला ना, ड्रॉपर मेरे साथ एक दोस्त है, वो किसी का नहीं हो पाता है वो 100%। तो उसमें ज्यादा फिक्र नहीं करना है कि मेरे को 100% सिलेबस करना है, 100% सिलेबस पे फोकस करूँ, नहीं हो पाता है वो, ठीक है। तो 60%, 70%, 80% जितना ही भी करे, बहुत अच्छा करना जरूरी है, उसका मतलब डीप कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब एक और क्वेश्चन है कि जेई मेंस में और एडवांस में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? जैसे कि बहुत सारे एक टीचर्स हैं, जब से जेई मेंस इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि तुम जेई मेंस कर लो, जेई मेंस में 99 परसेंटाइल ले आओ, और फिर जेई एडवांस के लिए हम लोग टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही गलत कंसेप्ट है कि पहले मेंस की तैयारी कर लो। मेंस का क्या, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि पहले अभी 4 महीना है तो मैं बोर्ड पे ध्यान देता हूँ, बोर्ड में भी 75% लाना है, फिर उसके लिए मैं मेंस मेंस के लिए अलग तैयारी करूंगा, क्योंकि दूसरा मेंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, फिर दूसरा मेंस भी देगा तो टारगेट कर रहे हैं एडवांस करने की। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इसका करने का मतलब है, अगर तुम कोई भी, मतलब मेरे दोस्त जो भी अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तुम जेई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्या मतलब बनता है? बोर्ड की तैयारी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात बनती है मेंस का, तो मेंस और एडवांस बिल्कुल ही अलग है। मैथ का, जैसे मैथ का जो सिनारियो रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो मैथ मुश्किल आ रहा है मेंस में भी एडवांस में भी। लेकिन मेंस में मुश्किल कैसे आ रहा है? तो कैलकुलेशन लेंदी कर रहा है, एडवांस हमेशा कंसेप्ट पे है तो एडवांस कंसेप्ट पे करता है। तो मेंस और एडवांस बिल्कुल ही अलग एग्जाम है, बिल्कुल भी मतलब नहीं अंदाजा लगा सकते कि हम 99% के रेंज में है तो हम क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, और मैं 95 से नीचे हूँ, 90 से नीचे हूँ, मतलब एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग चीजें, और ये मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो। जैसे अगर आपका 90 के आप इर्द गिर्द हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आईआईटी के लिए एलिजिबल, आईआईटी जा सकता हूँ या एडवांस क्रैक कर सकता हूँ? ये मतलब माइंडसेट पे मतलब डिपेंड कर रहा है कि आप उसको ऐसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मेंस से डिसाइड करना, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है कि आपका मेंस का स्कोर ये डिसाइड करे कि आप एडवांस क्रैक करने जा रहे हैं या नहीं। तो इसी पे एक और सवाल है कि लेट से कि किसी का, ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे लोग 85 87 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं बट एडवांस में रैंक लेके आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हाँ 95 97 98 परसेंटाइल कर रहे हैं फिर भी उनका रैंक में भी 20,000 से ऊपर होता है जेई एडवांस में। तो क्या रीजन है इसका, आपको क्या लगता है? उसको मतलब उन बच्चों, उन दोस्तों को बता दिया जा रहा है ना असल में कि तुम 99% ले रहे हो ना, तो तुम एनआईटी ट्रिची जा रहे हो। और एनआईटी ट्रिची जो है ना, वो उसका एनआईआरएफ रैंकिंग 8 है। और 8 आने का मतलब है कि वो बाकी के जो 16 आईआईटी है उससे ऊपर है। तो बच्चे समझ रहे हैं कि अगर मैं 16 आईआईटी से ऊपर जा रहा हूँ, एनआईटी में जा रहा हूँ, तो एनआईटी मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी है, तुम टैग की बात कर लो तो आईआईटी तो तुम नहीं हो रहे हो ना भाई। और यही चीज जो है, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी यही है कि 99% ला लिए तो मेरा कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, और कंप्यूटर साइंस मिल गया मतलब लाइफ सेट है। ऐसे ही चल रहा है कि अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए चाहे वो एनआईटी में मिल जाए,
या फिर ट्रिपल आईटी में मिल जाए, या फिर कोई भी जीएफटीआई कॉलेजेस में मिल जाए। तो यही मेन वजह। 99 लाने पर एक और हो जा रहा है कि एडवांस के लिए उतना लोग सीरियस नहीं हो पा रहे हैं कि अब तो मेरा 99 आ ही गया। अब राइट। जिसका कम आ रहा है तो वो सोच रहा है ना कि भाई कि मेरा तो अब 99 आया नहीं है, तो मैं ही कर एडवांस के लिए मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। और जिनका 99 आ गया उनको तो कंप्यूटर साइंस मिल गया, वो तो बहुत खुश है, पहले से चिल पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है, सही कहा आपने। तो हम लोग इसी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, और वो है कि जब आपने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 10th में, तो शुरू में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी? और जैसे कि मेरा मानना है, मैं हमेशा से समझता हूँ कि जो फ्रेशर्स होते हैं 10th के बाद निकल के आते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो उनको आइडिया बहुत कम होता है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बताया नहीं जाता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे होता है कि ये सिलेबस है और ऐसे पढ़ाएंगे हम लोग, आप उसको फॉलो कीजिए। तो आपको क्या लगता है, वो वर्क करता है या फिर क्या कमी रह जाती है उस चीज़ में? हाँ, उसमें यही कमी रह जाती है। जैसे मैं अपना जैसे एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था और वो हिंदी बोर्ड से था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हुई कि जहाँ भी आप जा रहे हो, मतलब मेरे मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लगभग जेई की जो सिलेबस है ना वो इंग्लिश में ही कराई जा रही है। और राइट। इंग्लिश में कराई जा रही है तो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे साथ तो वही हुई कि इंग्लिश से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट होती है लेकिन उसका ना मार्किंग का कोई ये रहता है कि उसके मार्क्स से तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और 10th में तो आदमी यही टारगेट करता है ना कि सबसे पहली बार मैं किसी बोर्ड एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो उसमें बहुत अच्छा करूँ, और बहुत अच्छा करने का मतलब है मैं उन्हीं सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा जो मुझे मार्क्स देने वाले हैं। अब जो मार्क्स मुझे देने वाले हैं, इंग्लिश नहीं देने वाला है, इंग्लिश पे ध्यान देते नहीं हैं हम लोग, तो मेरी भी इंग्लिश कुछ अच्छी नहीं थी। फिर वहां पे गया मैं तो मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम। दूसरी बात हुई कि स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम, लेवल क्या है जेई की, मुझे ये समझने में मेरे को लगता है कि 4-5 महीने तो यही समझने में लग गए कि मुझे पढ़ना किस लेवल तक है। अब उसमें क्या था कि जैसे 10th में हम लोग पढ़े थे कि बस पढ़ लो, उसको रट्टा मार लो, जाके स्टोरी टाइप लिख देना है, उससे बिहार बोर्ड में नंबर आ जाते हैं। लगभग वही मेंटेलिटी रह गई थी। वहां पे जाने के बाद तो सिर्फ ये बताया जाता है ना कि तुम इतना करोगे तो आईआईटी में सिलेक्ट हो रहे, इतना करोगे तो आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन वो कैसे करोगे इसका कोई ये नहीं है। अब जब आप क्लास में ऐसे रह जाते हो ना कि तुम्हें लैंग्वेज जैसी चीजों से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं जिस कोचिंग में था मुझे नहीं लगता 5-6 बच्चे हम लोग ऐसे थे जो बिहार बोर्ड से थे, बाकी लोग सारे के सारे सीबीएसई थे। तो फिर आप पीछे रह जाते हो, और क्लास में भी टीचर उसी बातों पे ध्यान देते हैं। और ये भी एक वजह है, मतलब कि वो होता है ना मेंस और एडवांस में ये हो जाता है कि टीचर बोलने लगते हैं कि तुम मेंस की तैयारी करो। जब शुरू में ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर तो समझते हैं कि मैं मोल कॉन्सेप्ट और वेक्टर जैसा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लॉग जैसा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा एडवांस कैसे करेगा। ये सोच के भी टीचर कहने लगते हैं कि आप मेंस की तैयारी करो, हालांकि उस बच्चे के पास 1.5 साल टाइम रहता है। तो ये भी राइट। एक प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे कि शुरू में ही आप ये खत्म कर दे रहे हैं कि इसको मूल कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसको एडवांस का सिलेबस जैसा समझ में आया है। बिल्कुल। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर किया था, और फिर वहाँ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं पटना से तैयारी किया था, एक बहुत ही अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, रामानी 30 करके नाम है वो। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, हर साल उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये हुई कि मेरे पास डिवाइस था वहाँ पे, कुछ दिन शुरू शुरू में नहीं था, बट जब लास्ट में गया यही सब प्रॉब्लम होने लगी। जब टीचर को बोला गया कि सर मेरे को क्लास समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने खुद बोला कि आप मंगा सकते हो ओके डिवाइस और आप उस पर लेक्चर देख सकते हो। तो वो मेरे पास भी मोबाइल गया, मैं लेक्चर कम देखता था या फिर जो भी हो, मोबाइल का मतलब यूज किया वो सही नहीं था। मोबाइल का तो जो यूज सबसे होता है पहले वो आपने किया। हाँ लेक्चर नहीं देखा। हाँ, हाँ लेक्चर नहीं देखे। और लेक्चर भी ये थोड़ी है कि आप देख रहे हो तो आपको 100% ये क्लास, ऐसा नहीं है कि लेक्चर देख रहे हो तो समझ ही में आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज हुई। और दूसरी बात कि वहां पे हम लोग हॉस्टल में थे ना, तो जैसे बैठ के दोस्तों के साथ बात करने लग गए कुछ ऐसे टॉपिक पे जिसका कोई मतलब ऐसे भी नहीं बनता है, और बाद में पता चला कि 2-3 घंटे उसी में निकल गए। राइट। तो हाँ, फिर टेस्ट हुआ तो उस जो डिस्कशन हुआ था दोस्तों के साथ उसी के अकॉर्डिंग नंबर आए, तो उसका एक मतलब वो गिर जाता है ना। राइट, राइट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आपने लेकिन
जब मेंस का एग्जाम दिया था तो आपको 83% आया था। तो हम्म। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि आप लाइक वहां से टॉप कर जाएंगे। एक तो वहाँ रिएक्शन कैसा था, और दूसरी की आपको कैसा फील हो रहा है वहां से टॉप करके? फील हो रहे हैं क्या मतलब? आप कहीं से भी टॉप करोगे तो अच्छा ही लगेगा आपको इसमें, मतलब ये बड़ी मेरे लिए तो ये नहीं है। मतलब उनको बहुत, मतलब ये सरप्राइजिंग था उनके लिए कि ये कैसे हो गया, ऐसे बहुत कम होता है। तो ये उनका रिएक्शन थोड़ा इस टाइप का था कि वाह क्या हो गया ये। और दूसरा बात के बच्चों, मतलब मेरे जो दोस्त थे वो सिर्फ यही कह रहे थे कि तुम्हारा सबसे अच्छा डिसीजन था घर जाना। कि हम लोगों को लग रहा था कि घर जाकर और पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन तुम घर नहीं गए। फिर मैंने उनको बताया कि मैं भी घर नहीं गया था, मैं भी गया था अपने नानी के यहाँ, तो सारी बात थी सही। नाइस। तो अब एक और क्वेश्चन ये है कि कोविड 19 भी चल रहा था, और आई थिंक उसका इफेक्ट 2-3 सालों तक था, और उसी बीच में आप रवानी 30 गए। तो कोविड 19 से क्या इफेक्ट पड़ा आपके प्रिपरेशन पे? और आई मीन कोविड 19 मतलब, कोविड 19 से सबसे पहली बात तो हमारी जो बैच थी वो अक्टूबर में स्टार्ट हुई, जो अप्रैल मई में ये हो जानी थी। तो सबसे पहले वो 5 महीने का जो गैप था वो शुरू में ही था। मे भी जो मेरे को जाके वहाँ 5 महीने बाद पता चला कि कहाँ तक पढ़ना है, वो अक्टूबर तक मुझे चल गया होता अगर अप्रैल मई में स्टार्ट हुई होती तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो पहली चीज। दूसरी चीज कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग पढ़े, फिर जनवरी में 1 महीने के लिए 22 में लग गई थी लॉकडाउन। तो उससे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई घर जाकर, फिर वो पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलने लग गए। और फिर वहां पे गए तो ये थोड़ी सी दिक्कत उस तरह से आई थी। और तो वो तो 5 महीना का वो शुरू में, 1 महीना का ये 6 महीने, ये 6 महीना और 8 महीना बहुत मायने रखता है मेरे जैसे स्टूडेंट के। किसी भी स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। अब हम्म। ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज करने वाले हैं। तो एक रूटीन जो बनाना होता है, सेल्फ रूटीन की, खुद का एक रूटीन हो, इस इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए कि उसका एक सेल्फ रूटीन हो? बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास एक रूटीन है, लेकिन अभी तो मैं जहाँ से गुजरा हूँ उसी की बात करूंगा। तो जैसे जेई में अब बहुत सारे लोग, सब लोग ऐसा थोड़ी है कि वो कोचिंग से ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं, और घर पे रह के ना रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप फिर भी बना के उसको फॉलो कर ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है रूटीन, तो आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं वीकली कि मेरे को वीक में इतना ये टारगेट है, मेरे को इतना कंप्लीट करना है। और इस हफ्ते में मेरे को ये टेस्ट लगाना है और ये कंप्लीट करना है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा हो सकता है। अगर आप घर पे हैं, कोचिंग में तो आप रूटीन सेट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का रूटीन है उनका। तो मतलब एकेडमिक रूटीन तो है ही कि इतना बजे खाना देंगे, इतना बजे ये, इतना बजे ये। तो फिर आप स्टडी का भी कर सकते हो, तो इजीली फॉलो हो जाता है कोचिंग में। लेकिन घर पे थोड़ा फॉलो अप करना बहुत मुश्किल। नाइस। अब ये बताइए कि जो 4 महीने आपके गुजरे हैं जिसमें कि आपने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है एक तरह से, तो उस बीच में एक मेंटोर का क्या रोल रहा आपके लाइफ में? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। क्योंकि अब किसी बच्चे का पहला मेंस में 82 परसेंटाइल है, और वो सोचे कि इस साल मेरे को एडवांस देना है, और एडवांस देना नहीं है बल्कि एडवांस में कुछ कर जाना है, निकल जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाना तो है। आए सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, मैं आईआईटी बॉम्बे के, मतलब ये नहीं था कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा। तो मतलब आईआईटी जाना था मेरे को असल में। तो ये सबसे पहले बात तो मैं गिव अप कर चुका था एक तरह से कि ये 82 परसेंटाइल आ रहा है, 4 महीने मेरे पास टाइम है, एडवांस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। किसी को बोलूंगा वो भी मेरे को दो चार उल्टा रोस्ट करके चला जाएगा कि भाई एडवांस कैसे होने वाला है, तो अगले बार का सोच ले। तो सबसे पहले वो, तब उसके बाद मैं आपसे मिला। फिर मेंटर का क्या रोल है, ये तो सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे है कि आप समझ सकते हैं कि वहां से मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ। और ये बहुत बड़ा रोल है एक मेंटर होना इस जेई की प्रिपरेशन में, बहुत जरूरी है। जिसको ये पता हो कि आपकी सिलेबस कितनी हुई है, आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आने वाले समय में आपकी जो ये प्रिपरेशन है वो कहाँ स्टैंड करने वाली है एग्जाम के टाइम तक, उसको हर बात की फिक्र हो। उसको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हो, या फिर आपने पिछले दिनों क्या किए हैं। हर चीज उसको पता होना चाहिए, वो आपको जो मेंटर है। तो मेरे ख्याल से एक मेंटर होना चाहिए जिसको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो आपके लिए कुछ बेहतर प्लान करे जिससे आप भी आईआईटी बॉम्बे पहुंच पाए।
नाइस। अब एक लास्ट सवाल ये है कि जो 4 महीने थे आपके पास, उसमें किस लेवल पे पढ़ाई चल रही थी आपकी, और कैसे आप पढ़ रहे थे, जो भी है आपका 24/7 एक रूटीन, या फिर कह लीजिए, या फिर एक प्लान कह लीजिए कि इतना कवर करना है, एक गोल कह लीजिए, कैसे चल रहा था आपका? अगर एक्सेप्शनल रिजल्ट है ना तो उसकी तैयारी भी एक्सेप्शनल ही थी। क्योंकि अगर अब मतलब 2 साल की वो 24 महीने का कोर्स है, 4 महीने एक तरह से बोल रहे हैं वो, चाहे मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे को अगर कुछ मालूम नहीं होता तो मैं 4 महीने कर पाता, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरा रूटीन कुछ इस तरह था कि सुबह 6 बजे जगो, पढ़ने बैठ जाओ, 8 बजे तक पढ़ो, फिर नाश्ता मिलेगा, उसके बाद से फिर पढ़ने बैठो तो 1 बजे तक पढ़ो, फिर नमाज को जाओ, फिर उसके बाद से पढ़ो शाम तक। मतलब पढ़ना ही पढ़ना था। फिर 9 बजे रात को खाना मिलेगा, और फिर 11-12 बजे तक पढ़ो, फिर सो जाओ 5-6 घंटे, फिर जग जाओ। ऐसा ही कुछ रूटीन था। बीच में मैं मतलब कुछ दिन ये होने के बाद बीच में मैं दिन में वो 5-6 घंटे से नहीं होता तो दिन में मैं 1-2 घंटे सो जाया करता था। उसके लिए भी ये नहीं था कि मेरे को ये सोना अलाउ था, मैं खुद से सो जाता था। और ये मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत शौक से कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। वो था कि वो मेंटरशिप थी उस तरह की कि नहीं पढ़ना ही है, बहुत खेल लिए हो तुम तो मैं कर लिया वो सब। नाइस। नहीं तो तो मेरे मेरे से कुछ नहीं है ना। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं। आपने ही एफर्ट लगाया है, और जो भी एफर्ट लगाएगा उसका होगा। और ऑफ कोर्स मेरा भी चलो, मानना है कि मेंटर्स जो भी होते हैं उनका बहुत रोल होता है। मेरे लाइफ में भी मेरे सीनियर थे और उनका बहुत रोल था। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली फिर कभी थैंक यू। मे बी सेकेंड ईयर में आपसे फिर से एक बार बात होगी, बट अभी इसको एंड करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस पॉडकास्ट।